गवर्नमेंट बजट के बारे में कराया था मैंने, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के बारे में बताया था, इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, ठीक है। ये गवर्नमेंट बजट होता था। तो आज हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बना कैसे होता है, इस टाइप से क्रिएट होता है। कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑफ बजट। बजट बेटा किस टाइप से बना होता है, ये चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना, तो आप आगे भी अच्छे कर पाओगे। बेटा गवर्नमेंट बजट दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। हमारी पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट एंड सेकंड इज कैपिटल बजट एक रेवेन्यू बजट होता है और दूसरा कैपिटल बजट होता है, ठीक है जी। तो रेवेन्यू बजट क्या होता है बेटा, रेवेन्यू बजट को दो पार्टों में डिवाइड करूंगा। अच्छा ये बताइए आप, बजट के दो मेनली कंपोनेंट क्या होते थे? जो बजट के अंदर दो मेनली कंपोनेंट होते थे वो क्या होते थे? मानव आप बताइए। मानव बेटा बजट के अंदर जो मेन दो कंपोनेंट क्या होते थे? सर रेवेन्यू और तो मानव ने बताया बजट के अंदर जो दो मेनली कंपोनेंट होते थे, रेवेन्यू होता था, सेकंड इज एक्सपेंडिचर होता था। तो क्या होता था बेटा बजट के दो कंपोनेंट, एक रेवेन्यू होता था, एक एक्सपेंडिचर होता था। दैट्स व्हाई देयर आर टू कंपोनेंट इन रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी, और सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So there are two components in revenue budget and there are also two components in capital budget. Capital budget के अंदर भी दो component होंगे, first is capital receipt and second is capital expenditure. ठीक है बेटा, अगर आप दोनों को, अगर आप सब बच्चे दोनों को पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं और दोनों इन पॉइंटों को आप ज्वाइन कर देते हैं, दोनों रिसिप्ट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप सभी बच्चों को क्या मिल जाएगा? ये क्या मिल जाएगा भाई? ये मिल जाएगा बजटरी रिसिप्ट मिल जाएगी आपको, बजटरी रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है। और दोनों एक्सपेंडिचर को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको? बजटरी एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, बजटरी एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अगर आप दोनों रिसिप्ट को ऐड कर दोगे देन यू गेट बजटरी रिसिप्ट, अगर आप दोनों एक्सपेंडिचर को ऐड कर दोगे देन यू गेट बजटरी एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ बजट बनता है। बजट इस तरीके से बनकर तैयार होता है आपके लिए। तो बजट के अंदर आपने देखा बजट को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। भाई बजट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, एंड देयर इज आल्सो टू कंपोनेंट इन कैपिटल बजट, फर्स्ट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। When we added both the receipts, that means the total budgetary receipt, and when we added both the expenditure, then we get budgetary expenditure. So that's why we create a budgetary receipt and budgetary expenditure through the revenue budget and capital budget. तो हम इसे budgetary receipt को कैसे create करते हैं बेटा? revenue budget और capital budget से create करते हैं। इसी तरीके से हम budgetary expenditure को create करते हैं revenue budget से और capital budget से निकाल के। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? हाँ भाई। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज से जो टॉपिक हमारा चलेगा, आज हम जो सबसे लेंथी टॉपिक है ना, जिसमें भाई टाइम लगता है, जो सबसे ज्यादा, वो बजटरी रिसिप्ट है। पूरा चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन सबसे जो टाइम लगता है वो बजटरी रिसिप्ट में टाइम लगता है। और इनमें चार्ट वगैरह बनाऊंगा, इनको आप बना के रखो, तो बहुत लेंथी चैप्टर है। इन चार्ट के थ्रू ही आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे। अगर चार्ट आपको नहीं होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करना आप सारे चार्ट ताकि आपको आगे इशू ना आए, ठीक है।
पहले पढ़ेंगे बजटरी रिसिप्ट पढ़ेंगे। पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बजटरी रिसिप्ट हम स्टार्ट करेंगे। बजटरी रिसिप्ट हम स्टार्ट करेंगे। बजटरी रिसिप्ट क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजटरी रिसिप्ट? देखिए, अगर आप ध्यान से अगर आपको याद हो तो इसके अंदर बेटा दो रिसिप्ट होती है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और दूसरी कौन सी रिसिप्ट होती है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट होती है। बजटरी रिसिप्ट के अंदर दो रिसिप्ट होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और दूसरी कौन सी रिसिप्ट होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो पहले बजटरी रिसिप्ट होती क्या है? इट इज बजटरी रिसिप्ट। बजटरी रिसिप्ट are those receipts which budgetary receipts are those receipts which earned by the government, which earned by the government from which is earned by the government from all sources during a fiscal year. मतलब बजटरी रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट अर्न करती है अपने सभी सोर्सेज से। गवर्नमेंट किससे अर्न करती है बेटा? अपने सभी सोर्सेज से जो भी इनकम अर्न करती है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक साल के अंदर अंदर जो भी गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है, ठीक है बेटा, वो सारी की सारी कौन सी इनकम होती है बेटा? वो बजटरी रिसिप्ट होती है। ठीक है, अब बजट रिसिप्ट को बेटा टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बजटरी रिसिप्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? बजटरी रिसिप्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज revenue receipt and second is capital receipt। ठीक है बेटा, तो मैं आपको आज रेवेन्यू रिसिप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कोई चार्ट बनाऊंगा उसका प्रॉपर वे में बनाते रहना, ये क्योंकि आपको काम आने वाले हैं सारे चार्ट। इन्हीं के थ्रू आप एग्जाम के अंदर, मतलब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए आपको चार्ट ही काम आएंगे सारे। क्या मैं कोड में करूंगा सारी चीजें? आगे कोड मतलब बोले तो मेन चीजें लिखूंगा सिर्फ, और सब चीजों के तो अभी मैं नोट सेंड कर दूंगा आपको। बेटा हो जाए तो बताइए आप मुझे, तो मैं करता हूँ आगे। यस सर, हो गए। चलिए एक बार मैं देख लूं कितने बच्चे आए हैं कितने नहीं। एक बार मैं गई आपके आगे। अच्छा जी, आज अंकित नहीं आया, अभिलाष नहीं आया है और दो बच्चे और नहीं आए, कोई पता नहीं कौन नहीं आया। और इनका याद रहता है, इनको ऊपर आ जाता है ना। कल ये चैप्टर, वैसे कल की क्लास रखी है मैंने चैप्टर की, है ना। उस क्लास के अंदर मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। वो मतलब आप लोगों के लिए क्लास नहीं है, ये उन लोगों के लिए क्लास है जिन बच्चों ने, मतलब ये चैप्टर जैसे हो गया ना दूसरे बैचों में चैप्टर है, तो उन बैचों की रिवीजन क्लास से करिए। तो आप लोग को ज्वाइन कोई मत करना, क्योंकि यार उनको तो मैं बहुत स्पीड में कराऊंगा ना, और पूरा चैप्टर करा दूंगा उनको 1 घंटे में। उनको तो रिवीजन करानी है बस। तो रिवीजन कराने के लिए तो बस मैं कराते रहूंगा सीधा। देखो अब क्लास अब ज्वाइन कर रहा है, हाँ कशिश नहीं आई है, तो साई पे आपकी कैसे हो नहीं। ठीक है, तो आज से जो टॉपिक है बेटा, आज हम पहले रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट बजट रिसिप्ट दो पार्ट में डिवाइड है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। तो मैं आपको रेवेन्यू रिसिप्ट कराने वाला हूँ। देखिए अब बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट को मैं लिखूंगा बिल्कुल बीच में। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? ये तो बहुत है, आपको लास्ट में पता चलेगा। ये टॉपिक करने में पूरे 2 दिन लगते हैं, मतलब 2 क्लास लग जाती है। सबसे बड़ी रिसिप्ट यही है। अगर ये आ गई तो सोच लेना आपको सब चीजें आ गई समझ में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं इसके, एक एसेट्स होता है और एक लायबिलिटीज होती है। एक एसेट्स होता है और दूसरा लायबिलिटीज होती है। एसेट्स सब बच्चों को पता है और लायबिलिटीज सब बच्चों को पता है क्या होता है। जिन बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो बच्चे मुझसे पूछ लो। एसेट्स होता है यदि आपके पास अपना कुछ भी है तो आपके नाम है,
उधार लेते हो पैसे वो आपकी लायबिलिटीज हो जाती है। जैसे मैं निशांत हूँ, निशांत भाई बोरो करता है, किससे बोरो करता है? मैं बोरो करता हूँ दीपक से। मैं दीपक से भाई मैंने 1000 रुपीज बोरो करे, है ना? सॉरी बोरो नहीं, हाँ बोरो ही करे मैंने, निशांत ने बोरो करे। किससे बोरो करे? दीपक से। दीपक क्या होगा? दीपक निशांत की लायबिलिटीज होगा। निशांत की लायबिलिटीज कौन होगा? दीपक। निशांत को लौटाने हैं दीपक को पैसे, ठीक है? लायबिलिटीज का मतलब भी समझ लो, जिससे हम उधार लेते हैं वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। अब बेटा ये रिसिप्ट स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड होती है, इनकी बात बाद में करेंगे एसेट लायबिलिटी की। ये रिसिप्ट दो पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले होती है बेटा टैक्स। टैक्स रिसिप्ट, ये रिसिप्ट दो टाइप की है। इसके टाइप है टैक्स रिसिप्ट, ये तो कंपोनेंट है जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? और जो ये रिसिप्ट टाइप्स कितने टाइप की होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप की होती है, एक टैक्स रिसिप्ट और सेकंड इज नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट, तो व्हाट इज टैक्स रिसिप्ट एंड व्हाट इज नॉन टैक्स रिसिप्ट? तो आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा टैक्स रिसिप्ट, ठीक है? अब टैक्स होता क्या है पहले बात तो मैं टैक्स से स्टार्ट करूंगा। पहले मैं इसको ए पार्ट लिख देता हूँ और इसको बी पार्ट लिख देता हूँ, ऐसे करने में आसानी रहेगी। तो मैं पहले आपको ए पार्ट पढ़ाऊंगा टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट क्या होती है बेटा? टैक्स रिसिप्ट क्या होती है? टैक्स रिसिप्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले बात तो टैक्स रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट है बेटा? रेवेन्यू टैक्स इज ए रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब इनकम भी होता है, रेवेन्यू को हम इनकम भी बोलते हैं। टैक्स रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू मतलब ये इनकम है। किसकी बेटा? रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? इस इनकम को अर्न करती है, अर्न बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस पैसे को अर्न करती है फ्रॉम टैक्स लिव्ड। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लिव्ड करती है, टैक्स लिव्ड ऑन इनकम। गवर्नमेंट टैक्स के ऊपर लगाती है, इनकम के ऊपर लगाती है, ठीक है बेटा? वेल्थ के ऊपर लगाती है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर लगाती है, ठीक है? और आपकी कमोडिटी के ऊपर लगाती है। गुड्स और सर्विस कुछ भी आप परचेज करते हो, कमोडिटी या गुड्स, यू कैन राइट एज गुड्स, ठीक है? कमोडिटी है ना, सर्विसेज, सर्विसेज लिख सकते हो आप, ठीक है? और इतना लंबा चौड़ा क्या लिखोगे आप? एक्सेट्रा लिख दो, एक्सेट्रा लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो टैक्स रिसिप्ट क्या होती है बेटा? इट इज ए रेवेन्यू, ये वो रेवेन्यू अर्न होता है, अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम लिव्ड ऑन द इनकम, वेल्थ एंड कमोडिटी, सर्विस एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट किस पे लगाती है बेटा? इनकम टैक्स लगाती है, वेल्थ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा देती है, कमोडिटी पे जीएसटी लगा देती है, सर्विस पे सर्विस टैक्स लगा देती है। आप कभी जाते हो रेस्टोरेंट में तो आप नीचे लास्ट में लिखा हुआ देखते हो सर्विस टैक्स, तो वही चीज वहाँ पे आप ये सारी की सारी गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो टैक्स रिसिप्ट होती है, या यू कैन राइट हियर टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होता है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, कंपल्सरी पेमेंट। ये एक कंपल्सरी पेमेंट होती है which pay by the जो किसके थ्रू पे किया जाता है? पे बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्रू बेटा पे किया जाता है, which is paid by the which is paid by the which is paid by the public। तो किसके थ्रू पे किया जाता है बेटा? पब्लिक के थ्रू पे किया जाता है, which is paid by the public। पब्लिक के अंदर दोनों लोग आ जाते हैं, हाउस होल्ड भी आ जाता है। पब्लिक के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं ना, एक हाउस होल्ड हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। हाउस होल्ड हम लोग, घर में रहने वाले लोग, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, कहते हैं टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट पेड बाय द पब्लिक। पब्लिक के अंदर दोनों लोग आ जाते हैं, हाउस होल्ड भी आ जाता है, प्रोड्यूसर भी आ जाता है, टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, ठीक है? ये लोग बेटा क्या करते हैं? ये कंपल्सरी पेमेंट होते हैं। जो कौन पे करते हैं बेटा? पब्लिक पे करती है, किसको? टू द गवर्नमेंट। तो इट इज टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा यहाँ तक समझ आया आपको? सब बच्चों को पहले ये बताइए मुझे, है ना? टैक्स क्या होता है? टैक्स की मैंने दो डेफिनेशन भी दे दी आपके लिए, जो आपको सही लगती है, सुटेबल लगती है, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी ना जिस पैटर्न पे चार्ट, अभी चार्ट बना दिया है, इसी पैटर्न पे चलता रहेगा। इसके नीचे का क्वेश्चन जो मैं लिखता रहूंगा, आप उसी तरीके से कोशिश करना और किसी से नोट क्रिएट करो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब मैं जब कर दूंगा फिर मैं चलेगा ऊपर से, तो यही चलता रहेगा। फिर लास्ट में इस चार्ट पे मैं वापस आऊंगा। इस चार्ट का बहुत बड़ा रोल है, इस चार्ट से आपको पढ़ना बहुत सिंपल हो जाएगा।
अभी टैक्स कितने टाइप की होती है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। सर आपने हाउस होल्ड की बात करी। बेटा हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर टू दी गवर्नमेंट। एक मिनट एक भी डाल लेता हूँ। देखिए बेटा आप कर दो उसको। नमन आदित्य देखिए बेटा इस चार्ट को याद रखना, इसी चार्ट से चलती रहेगी कहानी। अभी अब देखो बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, टैक्स रिसिप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टैक्स रिसिप्ट करा रहा हूँ। अब ये होते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स रिसिप्ट। तो सबसे पहला टाइप तो आप सबको पता ही है, सुन सुन के परेशान हो गए होंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत बड़ी बात, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं। तो मैं डिफरेंस को लेके चलूंगा, जो एक पोर्शन है इसका, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा, ये आप सबको पता भी होगा, शायद मैं बेसिक डाल देता हूँ। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं नेशनल इनकम वगैरह वाले सेक्टर में। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो बेटा यहाँ पे मीनिंग डाल देंगे सबसे पहले। डायरेक्ट टैक्स बेटा कौन से टैक्स होते हैं, सिंपल सी बात है, जिससे बर्डन को आप दूसरे किसी पर्सन अनदर पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस taxes which cannot be shifted to others, which cannot be shifted to others। वैसे नोट्स में लिखे होंगे तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बट ये लिखते समय थोड़ा सा मैं कुछ अलग नेक्स्ट लिख देता हूँ, तो अपने समझने के लिए लिखो यार आप। which cannot be shifted to others। अदर के अंदर बहुत से लोग आ सकते हैं, अदर के अंदर पर्सन भी आ सकता है, कोई दूसरी कंपनी भी आ सकती है ना। अदर के अंदर तो बहुत कुछ आ सकते हैं, अदर के अंदर पर्सन आ सकता है। ठीक है, पर्सन लिख दो या एंटाइटी लिख दो या कंपनी लिख दो, कोई दूसरी कंपनी आ सकती है। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे अब ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, ये मार्कर कंपनी वाले 10 रुपीज का सेल कर रहे थे, गवर्नमेंट ने 1 रुपीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो कंपनी वाले इस मार्कर को कितने का सेल करेंगे, 11 रुपीज का। टैक्स तो लगा कंपनी वाले के ऊपर है, बस इसे परचेज को कौन करेगा, कंज्यूमर। परचेज कौन करेगा, कंज्यूमर। 11 रुपीज का 11 रुपीज देगा प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर 10 तो अपने पास रखेगा और 1 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को दे देगा। तो जो ये वो टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो लगे तो 1% पर होते हैं, तो बट पे कोई अदर पर्सन करता है, जिसके बर्डन को आप दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स, these are those taxes which can be shifted to another person, can be shifted to another person। तो आप किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हो, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपके बेटा इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आपके वो टैक्स होते हैं जिसके बर्डन को आप दूसरे लोगों के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इनका नेचर क्या होता है, आपको नेचर में बताता हूँ। अब नेचर के बारे में अभी आपको पूरी तरीके से मैं बता नहीं पाऊंगा। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं बता पाओगे, नेचर का वाला टॉपिक है। तो these taxes are progressive nature, these taxes are प्रोग्रेसिव नेचर, इनका जो नेचर होता है प्रोग्रेसिव होता है। अब प्रोग्रेसिव क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और these taxes are रिग्रेसिव नेचर,
रिग्रेसिव नेचर। रिग्रेसिव का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और आप बर्डन भी डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो। बर्डन कांट बी शिफ्ट, बेटा कांट बी शिफ्ट, इसके बर्डन को आप दूसरों के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर इनकम टैक्स आपके ऊपर लगा है तो आप ही इनकम टैक्स भरोगे, हाउस टैक्स आपके ऊपर लगा है तो आप ही हाउस टैक्स भरोगे। बट ये बर्डन कैन बी शिफ्ट टू अदर, कैन बी शिफ्ट टू अदर, ये तो डेफिनेशन से निकल गया पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट एग्जांपल डाल सकते हो आप इसमें। एग्जांपल में क्या क्या डाल सकते हो आप, जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉफिट टैक्स हो गया। जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो बंदा प्रॉफिट अर्न करेगा वही टैक्स पे करेगा, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, प्रॉफिट टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स भी बोल सकते हो आप सीधा, वेल्थ टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप लिखते हो जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, सेल्स टैक्स हो गया, और आपका जीएसटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, और क्या लिखूं मैं, जीएसटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, और कस्टम ड्यूटी लिखते हो आप इसमें, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, व्हाटएवर, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये सारे आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गया, आ गया होगा ये समझ। और आप हाँ एक लिखते हैं किसके लिंक्ड होते हैं, हाँ एक पॉइंट याद आया मुझे, किसके लिंक्ड होते हैं ये टैक्स, लिंक्ड मतलब किससे लगाए जाते हैं ये टैक्स, लगाए जाते हैं ये इनकम पे लगाए जाते हैं, और इनकम पे लगते हैं और वेल्थ पे लगते हैं वाले टैक्स। और ये किस पे लगते हैं, गुड्स और सर्विस पे। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा ध्यान में आया है। ये गुड्स पे और सर्विस पे इम्पोज होते हैं, गुड्स और सर्विस पे इम्पोज होते हैं टैक्स, है ना। और ये टैक्स पे लिंक्ड होते हैं बेटा, ये टैक्स लिंक होते हैं इनकम और वेल्थ पे। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दिया मैंने, इनकम और वेल्थ। ये टैक्स पे लिंक होते हैं इनकम और वेल्थ पे लगते हैं, और ये टैक्स पे लगते हैं गुड्स और सर्विस पे। ये पॉइंट वैसे मैं यहाँ की जगह में नीचे लिख देता हूँ यहाँ, तो ये पॉइंट अभी तक मैंने किसी बैच में नहीं बताया है, तो मुझे याद आ गया है, अभी मैंने पढ़ा था, पढ़ा गया था याद से पहले से, बट अभी होता है ना क्लिक करता मैं लिव, किससे लिंक होते हैं। एक मिनट में यहाँ पे एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये टैक्स इससे लिंक होते हैं बेटा, ये इनकम और वेल्थ पे लगते हैं। दिस टैक्स लिव्ड ऑन इनकम एंड वेल्थ, ये इनकम और वेल्थ पे लगते हैं। और दिस टैक्स लिव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो करते करते आपके 5 डिफरेंस हो गए भाई। हाँ जी, अब बेटा मुझे यहाँ तक कोई बच्चा पहले एक बार एक्सप्लेन करो यहाँ तक थोड़ा सा ना, फिर मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में आपको। दीप्ति बताओ भाई, आज दीप्ति बहुत दिन बाद बताएगी। दीप्ति बताओ सर, कहाँ से बताना है? बता दो, बजटरी रिसिप्ट बता दो। Sir, budgetary receipts are those receipts which are earned by government from all resources during the fiscal year और financial year. सर, budgetary receipts 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं revenue receipts, एक होते हैं capital receipts. और सर revenue receipts further divide होते हैं tax receipts और non tax receipts में. टैक्स रिसिप्ट हमारे वो होते हैं जो गवर्नमेंट अर्न करती है फ्रॉम द हाउसहोल्ड फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूट। और सर टैक्स रिसिप्ट फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली हम किसी इंसान पे लगाते हैं जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस बर्डन ऑफ व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। सर जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका जो नेचर होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर होता है, और इनडायरेक्ट का रिग्रेसिव नेचर होता है। बर्डन जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट में हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट टैक्स वगैरह, और इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया हमारा जीएसटी, सेल्स टैक्स। और सर इसमें डायरेक्ट टैक्स का जो इम्पोज होता है वो होता है इनकम और वेल्थ पे, और इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। बहुत बढ़िया, क्या बात। तो बेटा ये नोट डाउन हो गया मानव। हो गया बेटा। यस सर। तो ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया।
बेटा आपका हो गया बेटा? यस सर हो गया। सचिन आपका भाई? हाँ भाई हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। अब इसके अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे अभी हमने ए पॉइंट करा है इसका, अभी हमने ए पॉइंट क्या करा, जिस टैक्स का नाम रखा हमने डायरेक्ट टैक्स, और हमने दूसरा टैक्स क्या पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स। ये लड़का आता है जो अभी हमने करा डायरेक्ट टैक्स। वैसे दो ही टैक्स होते हैं इकोनॉमी में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है जी, एक टैक्स होता है। अब इसमें सेकंड टैक्स है, ये टैक्स कोई टैक्स नहीं, ये ऊपर से निकलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से निकलते। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, एंड सेकंड इज रिग्रेसिव टैक्सेस। रिग्रेसिव टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस? प्रोग्रेसिव टैक्सेस, सर इनके बीच में डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस नहीं, इसकी तो बेटा डेफिनेशन आती है। These are those tax, these are those tax, those taxes which tax rate increases is increase in income, increase in income। बेटा जैसे these are those taxes which tax rate increases with increase in income। ये वो टैक्स होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरी इनकम बेटा 1 लाख है, 1 लाख है या 1 लाख, मेरी इनकम 10,000 है, तो मेरे पे 10% टैक्स लगेंगे। जो टैक्स की रेट है, जो टैक्स रेट है वो कितना परसेंट है? 10% है। टैक्स की जो रेट है वो 10% है। तो मुझे टैक्स अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा होगा? टैक्स अमाउंट कितना पड़ रहा होगा? 10,000 का 10% कितना होगा? 1000 मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा होगा। अब जिसकी इनकम 1 लाख है तो उसको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। भाई 1 लाख का 20% मतलब 20,000। तो इस तरीके से टैक्स रेट होते हैं। इंडिया के अंदर इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल के तौर पे क्या होगा? इनकम टैक्स। इंडिया के अंदर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। और जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स होते हैं। कौन से टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं वो कौन से टैक्स होते हैं बेटा? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। क्योंकि इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होते ना, मैंने ऊपर ही लिखा नहीं था आपके साथ डिफरेंस में कि दीज आर प्रोग्रेसिव नेचर, क्योंकि इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ते हैं। जिसकी जितनी प्रॉपर्टी होगी उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो वेल्थ टैक्स इसके अंदर लिखते हो, वेल्थ टैक्स, जितनी प्रॉपर्टी उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये वाला जिसको जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये वाले टैक्स बेटा कौन सा टैक्स होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। और ये प्रोग्रेसिव टैक्स नेचर के होते हैं, तो ये कहां से निकलते हैं? डायरेक्ट टैक्स से निकलते हैं। एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर हमें टैक्स करना सिखाइए, टैक्स हमें पे करना कैसे होता है। तो अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा वो भी आज मैं आपको बताता हूँ टैक्स लगता कैसे है। बेटा यहाँ तक पहले क्लियर हो गया आपको सबको? सर ये फिर से बता देना, सर आवाज कट के आ रही थी। देखो ये सिंपल सा है, अगर आपकी 10,000 इनकम, आप पे 10% टैक्स लग रहा है, तो भाई 10% टैक्स लगेगा तो कितना टैक्स लगा दिया आपने? 1,000 लगा दिया। गवर्नमेंट ने आपसे 1,000 टैक्स, भाई 10,000 का 10% कितना होता है? 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000, ठीक है। एंड 20% अगर आपकी इनकम 10,000 से इंक्रीज होकर 1 लाख हो जाती है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000। तो ये आपका कौन सा टैक्स होता है? ये आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब द टैक्स रेट क्या होती है बेटा? जो टैक्स रेट इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इनकम, टैक्स रेट इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इनकम, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है ना, जिसकी इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स रेट भी इंक्रीज होती है, तो वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है सर आ गया। अब इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक बात आपको सब बच्चों को ध्यान रखनी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। टैक्स
निकलता कैसे है। जैसे ना अभी पता है इंडिया के अंदर जो टैक्स स्लैब चल रही है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला भाई 5 लाख तक टैक्स फ्री कर दी है इनकम, 5 लाख तक टैक्स फ्री कर दी है ना, 5 लाख तक टैक्स फ्री हो रखी है इनकम, टैक्स फ्री। अब 5 लाख का मतलब एनुअली, मान लो मैं मंथ के 50,000 रुपए कमाता हूँ, तो 50,000 को एनुअली कितने हो गए, मैं कितने कमा रहा हूँ, एनुअली 6 लाख अर्न कर सकता हूँ। तो 6 लाख में से गवर्नमेंट ने स्लैब जो रखी हुई है, गवर्नमेंट ने ऐसे रखा है जिसकी इनकम 5 लाख से लेके 9 लाख तक होगी, उसको 10% टैक्स देना है। वैसे ये स्लैब मैं गलत बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है ना, 12 लाख तक होगी तो उसको 20% टैक्स भरना है, और जिसकी 12 लाख से अब होगी तो 30% टैक्स भरना है। ऐसे होती है स्लैब। अब स्लैब कैसे निकाली जाती है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मेरी एनुअल इनकम 6 लाख है, गवर्नमेंट ने कितनी फ्री कर रखी है 5 लाख, तो 6 लाख में से 5 तो गवर्नमेंट माइनस कर दी, तो बचे कितने 1 लाख। अब 1 लाख के ऊपर मेरा टैक्स लगेगा, 1 लाख इनकम के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 10% चल रहा है, कितना चल रहा है 10%। तो मुझे केवल कितना टैक्स देना पड़ेगा बेटा, 10,000, हाँ 10,000 का टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से ये पूरा मेथड होता है टैक्स पे करने का। अगर मैं मान लो मैं जैसे 9 लाख से अब चले आता हूँ, अगर मैं 9 लाख से मैं 10 लाख अर्न करता हूँ, तो 10 लाख में से फ्री कितनी हो जाएगी, 5 लाख फ्री हो जाएगी। अब 5 लाख फ्री हो जाएगी, बच्चे कितने 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख, 5 टू 10, 1 लाख मुझे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट। तो इस तरीके से टैक्स कलेक्शन चलती है। गवर्नमेंट ने 5 लाख जो है वो पहले से फ्री कर रखा है। नहीं अभी करा है गवर्नमेंट ने, पहले 3 लाख तक था, गवर्नमेंट ने 3 लाख तक फ्री कर रखी थी। देखिए अब बेटा प्रोग्रेसिव बताया मैंने, रिग्रेसिव बताता हूँ। प्रोग्रेसिव के बाद क्या होता है बेटा, रिग्रेसिव टैक्स होता है। अब सेकंड होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है बेटा, जैसे अब आप बताइए मार्केट के अंदर बेटा एक ना ये इनकम है, एक की इनकम 10,000 है, ठीक है, और एक पर्सन की इनकम 10,000 है और दूसरे पर्सन की इनकम 1 लाख है। वो एग्जांपल देता हूँ मैं,
ये दोनों पर्सन जाके मार्केट के अंदर एक गुड्स बाय करते हैं, उस गुड्स का रेट है 100 रुपीज या 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज की वैल्यू कैसे है आप ध्यान से देखना सकते हैं। एक गुड है, उस गुड को बेटा एक गुड्स है, उस गुड्स को परचेज करते हैं मार्केट में, ठीक है, गुड्स को परचेज करते हैं मार्केट में 1000। इसके अंदर जो की कॉस्ट है 600 है और 400 के इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। और ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 600 में 400 का टैक्स है। तो इन 400 का बर्डन इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा या 10,000 वाले के ऊपर ज्यादा होगा बर्डन? बताइए। 10,000 चलेगा उसको बताना। दोबारा ये बता रहा हूँ मैं कि आपने जैसे दो पर्सन है, एक की इनकम तो भाई 10,000 है, दूसरे की इनकम 1 लाख है। एक की इनकम 10,000 है, दूसरे की इनकम 1 लाख है। ये दोनों बंदे जाके मार्केट में गुड्स परचेज करते हैं। तो मान लो यार दोनों चीज परचेज करते हैं, एक चीज परचेज करते हैं, ठीक है, चीज परचेज करते हैं जिसका एमआरपी 1000 रुपीज है। उस एमआरपी के अंदर 1000 रुपीज में 600 तो उसका मार्केट प्राइस था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा 400 रुपीज टैक्स जोड़ दी। कौन सा टैक्स? इंडायरेक्ट टैक्स। तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 1000 रुपीज हो गई। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 1000 रुपीज है इसमें ज्यादा बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? मतलब 10,000 वाले को ज्यादा लगेगा और या 1 लाख वाले को ज्यादा बर्डन लगेगा? सर 10,000 वाले को। 10,000 वाले सर, है ना? तो वही रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स आर दोस टैक्स इन व्हिच more burden on poor section या लो इनकम ग्रुप के लिए। लो इनकम ग्रुप इनका बेटा ज्यादा बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? पुअर सेक्शन पे पड़ता है, लो इनकम ग्रुप पे पड़ता है। तो वो कौन से टैक्स होते हैं? हमारे रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। एग्जांपल इसमें सारे के सारे जीएसटी आ गया, इसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। इसमें सारे के सारे पूरा एग्जांपल ना लिख के यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स लिखता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अब बेटा जो एक बात आप सब बच्चों को ध्यान रखिए, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं और रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, ये तो बेटा इट इज टैक्स आर द साइन ऑफ सोशल जस्टिस, साइन ऑफ सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस का साइन है, सोशल जस्टिस का साइन है। तो किसका ज्यादा मोर बर्डन किससे पड़ता है? मोर बर्डन ऑन रिच, मोर बर्डन ऑन रिच एंड लेस बर्डन ऑन पुअर, लेस बर्डन ऑन पुअर। मतलब इस पे ज्यादा बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? रिच सेक्शन के ऊपर पड़ता है। और लेस बर्डन किससे पड़ता है? लेस बर्डन ऑन पुअर सेक्शन। बेटा ज्यादा बर्डन किसमें? रिच के ऊपर होगा और लेस बर्डन किसके ऊपर होगा? पुअर के ऊपर होगा। तो वो आप प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। अब रिग्रेसिव टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? बेटा जिसका ज्यादा बर्डन किसके ऊपर है? मोर बर्डन होता है पुअर सेक्शन पर, पुअर सेक्शन के ऊपर होता है। तो ये सोशल जस्टिस और साइन नहीं है। दिस टैक्स आर द नॉट साइन ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये टैक्स सही नहीं माने जाते इकोनॉमी के लिए फॉर पुअर सेक्शन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा सब बच्चों को। ये प्रोग्रेसिव हो गया और वही सब क्या होगा? रिग्रेसिव हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है एक होता है स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। पहले मैं बताता हूँ स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्सेस सर रिग्रेसिव तो इनडायरेक्ट होगा ना? हाँ बेटा ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है और ये डायरेक्ट टैक्स होता है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव वाला डायरेक्ट टैक्स होता है, रिग्रेसिव वाला इनडायरेक्ट टैक्स होता है। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? टैक्सेस imposed on weight, size, quantity, etc. It's called specific tax.
लगेंगे, साइज के अकॉर्डिंग लगेंगे, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगेंगे, उन टैक्स को स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। जो टैक्स के ऊपर लिव्ड होते हैं बेटा, लिव्ड ऑन वेट, साइज, क्वांटिटी, अगर इनके ऊपर कोई भी टैक्स लग रहा होगा तो आपका वो स्पेसिफिक टैक्स होगा। जैसे मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी सुना होगा मिल्क आता है, मिल्क के ऊपर किस तरीके से टैक्स लगता है? मिल्क के ऊपर टैक्स लगता है जब वो निकलता है ना, तो उसका मेजरमेंट किया था कितना लीटर मिल्क गया है। 100 लीटर गया है तो 100 लीटर के ऊपर कितना टैक्स लगेगा भाई? 100 लीटर के ऊपर जो भी उनका अमाउंट होगा उस अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा, जो भी उसका अमाउंट होगा उस अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। जो लीटर के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्वांटिटी लिख दिया मैंने, क्वांटिटी, साइज या वेट के अकॉर्डिंग तो टैक्स लगता है। आपने एक वर्ड सुना ड्रम काटा, एक वर्ड आपने लिखा हुआ देखा होगा कभी गाँव वगैरह जाते हुए, ड्रम काटा के वर्ड सुना होगा, सुना है भाई सत्य? जब उत्तराखंड जाते हैं तो लिखा होता है। नहीं भाई, नहीं सुना। चलो कोई बात नहीं, तुम गाजीपुर जाना है, गाजीपुर में सुन लोगे। गाजीपुर में ना ट्रक आते हैं, रोज ट्रक आते हैं, तो ट्रकों को ना एक जगह खड़ा कराया जाता है। जो ट्रक आते हैं उन ट्रकों को एक जगह खड़ा कराया जाता है, ठीक है? तो माल आता है ना, जो स्टॉक होता है उसके अंदर, तो एक प्लेट है ना, तो इसके ऊपर खड़ा कराया जाता है। तो ना जो भी ट्रक होगा तो यहाँ से मेजरमेंट, एक यहाँ पे लैपटॉप लगा होगा कहीं पे, इस लैपटॉप के अंदर इसका मेजरमेंट आ जाएगा। ये लैपटॉप है मान लो एक, है ना, इस लैपटॉप के अंदर इसका मेजरमेंट आ जाता है कि कितना इस ट्रक के अंदर वेट आया है। मतलब उसका वेट ये धर्म काटा होता है कि इसका वो होता है, कहते हैं ना, मतलब फिक्स होती है कितनी क्वांटिटी तक इसके आप मतलब कितने वेट तक ट्रक पे ला सकते हो। मतलब जैसे छोटे मोटे तराजू की जगह बड़ा तराजू यूज किया जाता है, इसको धर्म काटा गया। कोल को मेजर करने के लिए भी होता है ना सर ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोल हो गया या तभी ये हो गया ना, तो ब्रिक्स हो गई, है ना, या इन सबको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। शुगर केन हो गया, तो इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बेटा इसका यूज करके यहाँ पे अमाउंट आ जाता है, उस अमाउंट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स आपका कौन सा टैक्स होता है? स्पेसिफिक टैक्स होता है। इससे क्वांटिटी का पता चलता हो ना? हाँ जी। फिर एक होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होते हैं? जो वैल्यू ऐड होती है, जैसे बेटा मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, कोई 100 रुपीज से पूछता, टैक्स lived on value added in this production process, in production process is called VAT, value added tax। ये 1999 में अप्लाई हुआ था इंडिया में, सबसे पहले ना 1999 में अप्लाई हुआ था। मुझे याद है, बता रहा हूँ। ये वैट के अंदर भी 2 बार मॉडिफाइड हो चुका है। ये 1988 से स्टार्ट हुआ था, वैसे तो 1980 के स्टार्ट हुआ था, बट इंडिया में जो वैट आया था वैल्यू एडेड टैक्स, तो 1999 में पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो गया था, ठीक है? अब इधर देखिए आप ध्यान से, टैक्स लिव्ड ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक बेटा एक वुड कटर है, एक लकड़ी काटने वाला है, चलो एक एग्जांपल को हटाता हूँ मैं। अगर जैसे मुझे ए पर्सन ने बी पर्सन को एक गुड्स सेल करा, उस गुड्स का रेट है 100 रुपीज, ठीक है? अब ये दोनों प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है और ये भी प्रोड्यूसर है, और इस प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को सेल करा ये गुड्स कितने का? 100 की जगह 120 का सेल करा, 100 की जगह 120 का सेल करा। जो बी प्रोड्यूसर था इसने बेटा कंज्यूमर को 120 का सेल करा। तो अब ये बताइए मुझे आप सब बच्चे क्या कोई बच्चा जिससे पूछूंगा वो बता देना। 100 का गुड्स है, ए ने बी को 100 का गुड्स सेल करा और बी ने कंज्यूमर को 120 का सेल करा, तो बी को कितने का टैक्स पे करना पड़ेगा बताइए? बी को कितने रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा? बी को किस अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा? 20 रुपीज। दिव्या आप बताओ बेटा। दिव्या की आवाज नहीं आ रही है। आप बताओ लक्ष्मी। सर मुझे समझ नहीं आया। नहीं समझ आया बेटा? देखो 2 प्रोड्यूसर है, एक ए और एक बी है। 2 प्रोड्यूसर समझते हो जो किसी गुड्स को बनाते हैं, ठीक है? मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर बी बनाता है। इस बी मार्कर के लिए जो प्लास्टिक खरीदा है किसने खरीदा है? ए से। ए प्रोड्यूसर ने बी प्रोड्यूसर को प्लास्टिक सेल कर। अब ये बी प्रोड्यूसर 120 का मार्केट में सेल कर रहा है किसको? कंज्यूमर को, मार्कर बना
जो बी प्रोड्यूसर है कितने रुपए के ऊपर टैक्स पे करेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। 100 पे। 100 पे, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। वैसे सैंडल बेटा आप बताओ। 100 पे क्या है? चलो अपना आंसर तो बच्चे दे रहे हैं, काफी हद तक लग रहा है सबको सही जा रहा है। मानव आप बताओ भाई। आदित्य तो शायद 100 पे देगा सर, मैंने बोल तो दिया था 100। अच्छा मानव भूल गया था मैं यार। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? सचिन बच्चा बताओ। शायद 100 पे ही होगा। ये आगे से शायद है ना, मुझे ये हटाना है पहले तो। शायद जब तक रहेगा जब तक आपका आंसर गलत रहेगा। सर कंफर्म नहीं हो रहा। हाँ कंफर्म, ये कंफर्म तो करना था यहाँ पे। जब तक शायद रहेगा तो मतलब आप लोग तुक्का मार रहे हो। शायद जुड़ते ही तुक्का हो जाता है। मतलब जिस अमाउंट पे वो गुड्स खरीद रहा है उसी पे तो टैक्स लगेगा, सेल पे थोड़ी ना डिपेंड। बिल्कुल सही बात है। सेल पे डिपेंड नहीं करता ना सर। अपने अपने अकॉर्डिंग आप सही सही बोलिए। और मैं किससे पूछूं? शुभम बादशाह तुम बताओ, तुम लेट आए हो आज, तुम्हारी सजा ये है, तुम क्वेश्चन का आंसर दोगे। भाई 100 पे। ओके यार, तूने तो एकदम गलत बोल दिया। 100 वाले तो बच्चे गलत हैं यार। जो बी, ये बताओ तुम अपने दिमाग से बुद्धि लगाओ। जब ए बंदे ने सेल करा बी को, ठीक है, तो बी ने तो परचेज कर दिया। इसको क्या पता है टैक्स कितना है कितना नहीं है? इसको तो पता है ना, इसने 100 का कुछ परचेज करा है। टैक्स तो जो 20 रुपीज जो आप बता रहे हो 100 पे टैक्स जो भरेगा वो तो ये भरेगा ना ए। अब ए के पास 100 रुपीज आ गए, अब 100 पे जितना टैक्स लगा होगा अब ये 100 रुपए में से निकाल के भर देगा। आप बोलोगे सर लेकिन भरा तो इसने भी ने, आप कैसे प्रूव कर सकते हो ये बात? अमाउंट तो ये ले गया ना सारा, अमाउंट तो ए ले गया पूरा 100 का 100। अब 100 में क्या टैक्स जुड़ा हुआ है क्या नहीं है वो तो इसको पता होगा ना, ए को, या गवर्नमेंट को पता होगा गवर्नमेंट को कितना पे करना है, तो ए भरेगा ना 100 पे। तो अब इसने बी ने 120 का सेल करा, तो इसने कंट्रीब्यूट कितना करा ये बताओ? बी का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? बी का कंट्रीब्यूशन हुआ 20 रुपीज। तो 20 रुपीज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसी को वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। नाम से पता नहीं चल रहा तुम लोगों को? वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू ऐड करी है। अब 100 रुपए का ने रॉ मटेरियल खरीदा था, बी ने ए से रॉ मटेरियल खरीदा था प्लास्टिक 100 रुपए का। अब ये 120 का सेल कर रहा है, तो ये 100 रुपए पे क्यों टैक्स भरेगा भाई? अब ये 120 पे भी क्यों भरेगा? क्योंकि 120 के अंदर 100 पे तो ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है ना, 100 पे तो पहले टैक्स पे किया जा चुका है। तो ये किस पे भरेगा टैक्स? 20 रुपीज पे भरेगा बी। अब वो बी टैक्स चाहे वो कंज्यूमर से लेके भरे चाहे वो 20 रुपए पे टैक्स वो खुद भरे, ये उसकी जिम्मेदारी होती है बी की। ये बी अपने ऊपर डिसाइड करता है 20 रुपए का टैक्स, 20 रुपए के ऊपर टैक्स ये कंज्यूमर से ले या ये खुद भरे। जब इतना इंडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं तो इंडायरेक्ट मतलब किसी अदर पर्सन पे बर्डन डाला जा सकता है, पार्सली या होली हो सकता है। भाई 20 रुपए के ऊपर टैक्स लगा मालूम 5 रुपए, तो 5 रुपए में 3 रुपए टैक्स तो प्रोड्यूसर खुद भर रहा है, 2 रुपए टैक्स किससे भरवा रहा है? कंज्यूमर से भरवा रहा है। वो पार्सली और होली का चक्कर होता है, हो सकता है आधा टैक्स दोनों डिवाइड कर ले प्रोड्यूसर कंज्यूमर, है ना? लेकिन वो सारी बात किसको पता होगी? वो सारी बात प्रोड्यूसर को पता होगी। आप जब भी मार्केट से कुछ खरीद के लाते हो उसके अंदर लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो क्या आप जाके लड़ते हो दुकान वाले से कि भाई इसके अंदर टैक्स लगा हुआ है हम क्यों भरेंगे टैक्स? आप तो नहीं लड़ते, आप चुपचाप खरीद के लेके आ जाते हो ना मार्केट से उस बुक को। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर किसी के माइंड में अभी भी क्वेश्चन है तो वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। समझ आया? नमन आया भाई? गौतम सर? हाँ बोलो सर। आपका क्वेश्चन सर ये था ना कि टैक्स दिया? नहीं बेटा मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था बी कितने पे टैक्स भरेगा। मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब उसे मैनिपुलेट मत करना तुम लोग, नहीं तो फिर खुद ही अपने जाल में तुम खुद लोग उलझ जाओगे। मेरे क्वेश्चन को मत घुमाना आप तुम, ठीक है? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। हाँ बोलो सर जो हाउस टैक्स होता है वो किसकी होता है? बेटा वो डायरेक्ट टैक्स होता है, हाउस टैक्स वो प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है ना, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगा है टैक्स, तो आप ही तो भरोगे, मैं भरूंगा उस टैक्स को? नहीं सर, मतलब वो उसमें स्पेसिफिक में, क्योंकि सर हाउस टैक्स
होता है वो एरिया पे डिपेंड भी तो करता है ना। नहीं मैं मानता हूँ बेटा, देखो बताओ एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप उस एरिया को देखो हाउस टैक्स को आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हो। अगर आप देखो, अगर आप उस प्रोड्यूसर पर्पस से यूज कर रहे हो, अगर आप बिल्डिंग को देखिए, अगर मैं इसको मैं लिख दूं ना डायरेक्ट टैक्स में या उसमें, मतलब दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप हाउस टैक्स को किसी तरीके से देखना चाह रहे हो घर की, अगर देखो यार हाउस को दो तरीके, बिल्डिंग को दो तरीके से यूज किया था, प्रोडक्शन पर्पस से यूज किया था, रेसिडेंशियल पर्पस से यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस से यूज कर रहे हो तो कौन सा टैक्स हो जाएगा, वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, है ना। और अगर आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन पर्पस से यूज कर रहे हो, बिल्डिंग का यूज कर प्रोडक्शन के लिए, तो वो कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, तो आप इंक्लूड कर दोगे ना उसको अमाउंट को। लेकिन जो हाउस टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और स्पेसिफिक टैक्स जो अगर आप स्पेसिफिक टैक्स को पार्ट हो जाता ना, स्पेसिफिक टैक्स असल में टैक्स तो दो ही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स तो आपके सामने सिर्फ दो ही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि स्पेसिफिक टैक्स हो गया साइज के अकॉर्डिंग लगता है, तो हाँ इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि ये साइज के अकॉर्डिंग लगता है, तो ये कौन सा टैक्स हो जाएगा, हाउस टैक्स इसके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल आप इसके अंदर स्पेसिफिक टैक्स के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डाल देना, डायरेक्ट भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग जो लगता है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डाल सकते हो आप। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, और जिसको डाउट होगा वो अच्छी तरह से पूछ लेगा। और यहाँ तक का यदि किसी को भी समझ नहीं आया तो कल वो बच्चा क्लास ले लेना, कल मैं टाइम बता दूंगा, मतलब मैं वो पूरा चैप्टर कराने वाला हूँ कल। नहीं आप सारे बच्चे मत आना, वो बच्चे आना जिसको यहाँ तक का समझ नहीं आया सिर्फ, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा यहाँ तक का भी। चलिए बेटा कल मिलता हूँ।